दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे, क्या परिणाम रहे, उसके बारे में आपको बताना है। इसी क्वेश्चन को तोड़ करके दे सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए या फिर प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को मिला करके दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख करके लाए। तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि किस से पूछा गया और वही आपको आंसर देना है। चाहे कारण पूछे या फिर परिणाम पूछे, प्रभाव पूछे, सब कुछ हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आराम से इस क्वेश्चन के आंसर को कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगा के आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर को समझना है। 100% गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। आपको जैसा कि पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और 1918 में ये खत्म हो जाता है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को इसका शुरुआत होता है और 11 नवंबर 1918 को ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। अगर हम लोग इसके युद्ध होने के तत्कालिक कारण का बात करें तो उस टाइम में ये जो समय देख पा रहे हैं आप, इस टाइम में ऑस्ट्रिया का एक युवराज हुआ करता था, ऑस्ट्रिया का एक राजा हुआ करता था, इसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। ठीक है, तो इसकी हत्या कर दी जाती है और उसी के बाद यहाँ के जो लोग होते हैं ऑस्ट्रिया के, वो इसका बदला लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण तत्कालिक कारक माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति का हत्या हो जाएगा और उसके कारण पूरा विश्व युद्ध में आ जाएगा, ऐसा बात तो है नहीं। तो तत्कालिक कारक इसको हालांकि माना जाता है, लेकिन अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारण का बात करें तो वो बहुत ही पहले टाइम से ही चलता आ रहा था। ठीक है, मतलब उसका नींव बहुत ही पहले रख दिया गया था। आपने जब मेजर 9 में ये पढ़ा होगा, 1789 का फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो मैटरनिक व्यवस्था है या फिर जो बीना कांग्रेस, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा। तो ये सब कारण मिलकर के क्या है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध उसको जन्म दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रिया के राजा को मार दिया गया और ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया। तो बहुत सारे कारण हैं, उन सभी कारणों को हम लोग देखेंगे और इसके कारण जो युद्ध हुआ उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या परिणाम देखने को मिले, उन सब बातों को भी हम लोग आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्त नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का पहला ऐसा विश्वव्यापी युद्ध था जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा अन्य महाद्वीपों के अनेक देश शामिल हुए। इसमें आपका पूरा यूरोप का देश शामिल हुआ। और यूरोप क्योंकि उस टाइम में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो मान लीजिए भारत भी हम लोग यहाँ पर शामिल थे, इसलिए यहाँ पर एशिया भी लिखा हुआ है। एशियाई कई सारे देश उस टाइम में उपनिवेश थे, मतलब गुलाम थे किसी न किसी देश के, यूरोपीय देश का। फिर 1917 में आपका अमेरिका भी शामिल हो जाता है, जापान भी इसमें शामिल हो जाता है। तो बहुत सारे देश, इसलिए कहा जा रहा है कि विश्व के बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए थे। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। इसमें लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग मारे गए या फिर घायल हुए। और ये जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें लगभग 3 करोड़ जो लोग हैं वो या तो मारे गए या फिर वो घायल हो गए। इस युद्ध के पीछे केवल एक कारण नहीं था, बल्कि कई राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य तथा राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो ऑस्ट्रिया का राजा था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, सिर्फ इसकी हत्या के कारण विश्व युद्ध हो गया, ऐसा कोई कारण नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत सारे राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक और सैन्य कारक और राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या इस युद्ध का तत्कालिक कारण बनी, जबकि इसके पीछे लंबे समय से अनेक गहरे कारण कार्य कर रहे थे। जैसा कि आपने मेजर 9 में पढ़ा होगा, जहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप ही पढ़ना है, वहाँ पर आपको सिर्फ 1789 से लेकर 1900 ईस्वी तक पढ़ना था। ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर उस सारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक कारण के कारण तो पूरा विश्व युद्ध में आ नहीं सकता। तो कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। पहला जो कारण था वो था उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, एक होता है राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद मतलब होता है जब हम लोग अपने देश के लिए अच्छा सोचते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, विकास करे, ठीक है, हमारा देश सबसे आगे निकल जाए, इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद हम लोग तब बोलते हैं जब हम किसी दूसरे देश को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और खुद उस पर चढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो उग्र राष्ट्रवाद इसका पहला कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण यही था, उग्र राष्ट्रवाद। सभी देश चाहता था कि हम सबसे आगे बढ़ जाएं और जो बाकी का देश उसको नीचे दबा दिया जाए, तो इसी को बोलते हैं उग्र राष्ट्रवाद, जो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना की बात करें, मतलब अपने देश के हित में सोचने वाला जो भावना है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। प्रारंभ में राष्ट्रवाद का उद्देश्य लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना उत्पन्न करना था। कहा जा रहा है कि जब लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा या फिर राष्ट्रवाद जागा, तो उसका उद्देश्य उस टाइम में सिर्फ अपने देश के प्रति प्रेम जगाना या फिर एकता की भावना उत्पन्न करना था। इससे
सिर्फ यहाँ तक वो सीमित था। लेकिन धीरे धीरे यह भावना उग्र राष्ट्रवाद में बदल गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो भावना है राष्ट्रवाद का वो उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया। अब प्रत्येक देश स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली सिद्ध करना चाहता था। अब जो यूरोप का सारा देश है वो खुद को सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं श्रेष्ठ सिद्ध करने पर लग गया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण होने के बाद वह तेजी से औद्योगिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली बन गया। आपको पता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? 1871 में हुआ है, जब बिस्मार्क ने सारे जर्मनी के जितने भी 39 प्रांत थे, ठीक है, सभी में अलग अलग राजा हुआ करता था उस टाइम में। ये जो बिस्मार्क है ये उस टाइम में पर्सिया का प्रधानमंत्री था, ठीक है, जो प्रसा देश था उसका प्रधानमंत्री था। और उसने पूरे जर्मनी को सोचा कि जब यहाँ पर एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग हैं, परंपरा को मानने वाले लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, एक जैसा सोच रखने वाले लोग हैं, तो क्यों ना पूरे जर्मनी के जो टुकड़े टुकड़े भाग हैं, जो टुकड़े टुकड़े प्रांत है, उसको मिला लिया जाए। तो 1871 में बिस्मार्क के द्वारा पूरे जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया, ठीक है। और ये जो धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1871 में इसका एकीकरण हो गया जर्मनी का, तो ये धीरे धीरे औद्योगिकरण करता गया। मतलब यहाँ पर लो एस बहुत ज़्यादा निकलता था, कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्रौद्योगिकी था, लोग मेहनत मेहनत करने वाले थे, तो ये देश बहुत ही आगे निकलने लगा। उसने फ्रांस को हराकर अल्सास लोरेन जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश पर कब्जा कर लिया। एक बार क्या होता है, युद्ध होता है फ्रांस का, अल्सास और लोरेन क्या करता है, वो जीत लेता है, ठीक है। फ्रांस को हरा कर क्या करता है, जो जर्मनी वो फ्रांस को हरा देता है। जो अल्सास और लोरेन ये दो जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लो अयस्क निकलता था, बहुत ज़्यादा खनिज निकलता था, फ्रांस के क्षेत्र था ये। तो उसको क्या करता है जर्मनी वाले हरा करके इसको, और ये अल्सास और लोरेन क्या करता है अपने कब्जे में कर लेता है। इससे फ्रांस में मन में बदले की भावना पैदा हो गई। इससे क्या हुआ, जो फ्रांस वाले लोग थे उनके मन में बदले की भावना पैदा हो गई, और वह अवसर मिलने पर इन प्रदेशों को वापस लेना चाहता था। दूसरी ओर जर्मनी पूरे यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इसी समय बाल्कन क्षेत्र के स्लाव लोग भी स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसा कि आप मान लीजिएगा हम लोग का कोई भारत है, हम लोग का भारत है, ठीक है, इसमें अगर एक टुकड़ा कोई जीत लेता है, जबरदस्ती कोई छीन लेता है, तो हम लोग चुप रहेंगे कि आज नहीं तो 10 साल के बाद इसका क्या नहीं संघर्ष होकर के इस टुकड़ा को हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रांस वाले भी यही चाह रहे थे कि जो टुकड़ा हमसे छीन लिया गया उसको किसी न किसी हालत में मिलाना ही है, तो इसके लिए ये संघर्ष कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो बाल्कन क्षेत्र था उसके तरफ जो स्लाव लोग थे वो भी स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, ठीक है, जो तुर्क साम्राज्य है। तो इस तरह से वहाँ पर काम चल रहा था। इस प्रकार राष्ट्रवाद देशभक्ति तक सीमित न रहकर प्रतिस्पर्धा, घृणा और विस्तारवाद का रूप ले चुका था। यही कारण था कि यूरोप का वातावरण लगातार तनावपूर्ण होता गया। तो पहला कारण आपने देख लिया, उग्र राष्ट्रवाद। दोस्तों जो कारण है यहाँ पर वो है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब उपनिवेशों के लिए संघर्ष। साम्राज्यवाद मतलब जैसे हमारा देश भारत हो गया, तो हम लोग चाहें कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया जाए, नेपाल पर कब्जा कर लिया जाए, भूटान पर कब्जा कर लिया जाए, तो इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। मतलब जहाँ पर आप अपने साम्राज्य को जबरदस्ती बढ़ाने का कोशिश करते हैं, जबरदस्ती हड़पने का कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो आप क्या करें, कहीं ना कहीं उसको बेचेंगे ही। तो जैसे फ्रांस हो गया या फिर और भी जो देश हो गए, उनके पास बहुत सारे उपनिवेश थे, मतलब बाजार थे जहाँ पर वो सामान को बेच लेता था। लेकिन जर्मनी के पास ऐसा नहीं था, तो जर्मनी भी चाहता था कि मेरे पास उपनिवेश हो, हम भी अपने सामान को बेचें और तरक्की करें। तो दूसरा कारण यही रहा था। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के देशों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे। इन कारखानों को चलाने के लिए अधिक मात्रा में कच्चे माल तथा तैयार माल बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। इसलिए यूरोप की शक्तियां एशिया और अफ्रीका के देशों पर कब्जा करने लगी। जो यूरोप की शक्तियां, क्योंकि यूरोप वाला जो देश है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा विकसित था, तो जो अफ्रीका और एशिया वाले देश है उस पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही विशाल उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। जैसे हम लोग उस टाइम ब्रिटेन के गुलाम थे, उपनिवेश थे, ठीक है, जिससे उन्हें कच्चा माल और व्यापार के लिए बड़े बाजार मिल गए। लेकिन जर्मनी का एकीकरण बाद में हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, तो इनके पास उपनिवेश नहीं था, मतलब ये किसी दूसरे देश पर कब्जा तब तक नहीं कर पाए थे, इसलिए उसके पास बहुत कम उपनिवेश थे। जर्मनी को लगा कि यदि उसे भी विश्व शक्ति बनना है तो उसे अधिक उपनिवेश प्राप्त करने होंगे। उनको भी लगा, जर्मनी वाले लोगों को भी लगा, या फिर जर्मनी को लगा कि अगर उसको भी विश्व शक्ति बनना है तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, उपनिवेश लाना पड़ेगा, उपनिवेश कह सकते हैं बनाना पड़ेगा। इसी कारण वह ब्रिटेन और फ्रांस से टकराने लगा। मोरक्को संकट जैसे विवाद इसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम थे। मोरक्को संकट क्या है आगे हम आपको बताएंगे। इस प्रकार उपनिवेशों की होड़ ने यूरोप के देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता को बढ़ा दिया। तो दूसरा कारण साम्राज्यवाद था, ठीक है। तीसरा जो कारण था वो था सैन्यवाद और हथियारों की दौड़। सैन्यवाद और लोग अब जो यूरोप के देश थे वो अब सेना बढ़ाना चाह रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा सेना रखने लगे और बहुत तकनीकी हथियार बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो होड़ था ये भी एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश देशों को यह विश्वास हो गया कि भविष्य में बड़ा युद्ध होना लगभग निश्चित है।
जैसे हम लोग को पता चले कि सामने वाला आपको मारने वाला है तो आप बचने चाहेंगे कि अब हमको बच के जाना है, लेकिन यूरोप में जो देश थे वो इस तरह से नहीं चाहते थे। उनको पता चल गया कि वो हमको मारने वाला है तो ये खुद तैयारी करने लगा कि अगर वो हमको मारेगा तो हम उससे पहले उसको कूट देंगे। तो यही जो सोच था ना, इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध होना एक कारण बना था। तो वही बात कहा जा रहा है कि भविष्य में बड़ा युद्ध होना लगभग निश्चित है। इसलिए सभी देशों ने अपनी सेनाओं को मजबूत करना और आधुनिक हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। ये लोग शांति स्थापित नहीं करना चाह रहे थे, ये लोग अब हथियार बनाना शुरू कर देंगे, अगर तू मारेगा तो हम तुमसे ज़्यादा मारेंगे। जर्मनी ने विशाल सेना तैयार की और आधुनिक युद्धपोत बनाए। इसने क्या किया, पानी वाला जहाज बना लिया, युद्धपोत बना लिया, ठीक है, जर्मनी ने। क्योंकि जर्मनी पहले टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, अब जब जर्मनी पूरा एकीकरण हो गया तो उसमें सेना भी बहुत ज़्यादा हो गई, जो टेक्निक है वो भी ज़्यादा आ गया, ठीक है, जो प्रौद्योगिकी वो ज़्यादा आ गया। अब इन्होंने क्या क्या कैसे जहाज भी बना लिया। ब्रिटेन ने अपनी नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाया, क्योंकि वह समुद्री शक्ति में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था। उस टाइम में जो समुद्र का कैसे जो राजा था वो था ब्रिटेन। फ्रांस और रूस ने भी अपनी सैन्य शक्ति में तेजी से वृद्धि की। तोहफे, युद्धपोत है और आधुनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर निर्माण होने लगा। इस हथियारों की दौड़ ने पूरे यूरोप को एक ऐसे सैनिक शिविर में बदल दिया जहां केवल युद्ध शुरू होने का अवसर बाकी था। मतलब सभी लोग सिर्फ युद्ध करने का ही तैयारी करने लगे, नया नया युद्धपोत बनाने लगे, नया नया मशीन गन, नया नया हथियार बनाने लगा कि अगर युद्ध होगा तो मारेंगे कम नहीं, ठीक है, शांति का कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये भी एक कारण था। चौथा कारण था गुटबंदी, जो सैन्य शक्तियों की नीति। सैन्य शक्ति की नीति, गुटबंदी का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पर 10 देश है तो 5 देश इधर आराम से अपना हाथ मिला लिया, 5 देश इधर हाथ मिला लिया, इसको बोलते हैं गुटबंदी। इसको भी कुछ पता नहीं, इसको भी कुछ पता नहीं, दोनों अपने अपने में हंस रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग हैं, इसमें से कहा है कि अगर एक लोग पर भी कोई हमला करेगा तो चारों हम लोग मिल करके उसको मारेंगे, ठीक है। जैसे इधर से एक आदमी आया, इसको मार दिया, तो यहाँ पर जो 5 लोग हैं वो 5 मिल करके इसको मारेगा। अगर इधर कोई हमला करता है तो ये 5 मिल करके इसको हमला करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गुटबंदी करना, ठीक है। तो यही काम हुआ था। यूरोप के देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ सैन्य संधियां करनी शुरू कर दी। इसका उद्देश्य यह था कि यदि किसी देश पर हमला हो तो उसके मित्र राष्ट्र उसकी सहायता करें, ठीक है। इसको बोलते हैं गुटबंदी। इसी नीति के कारण 2 बड़े गुट बन गए। पहला था त्रिगुट संधि। एक तरफ त्रिगुट संधि था जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ठीक है। दूसरा था मित्र राष्ट्र मैत्री, जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो इस तरह से 2 गुट बन गया था। इन गुटों के बनने से यूरोप 2 विरोधी शिविरों में बंट गया। यूरोप क्या है, 2 विरोधी शिविरों में बंट गया। अब यदि 2 देशों के बीच भी युद्ध होता तो उनके सहयोगी देश भी उसमें शामिल हो जाते। अगर इन दोनों गुटों में किसी से भी लड़ाई होता है तो दोनों क्या करेंगे, दोनों गुट का जो तमाम लोग हैं, जो तमाम देश है, वो आकर के एक दूसरे को मारेंगे। यही कारण था कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुआ संघर्ष कुछ ही दिनों में पूरे विश्व का युद्ध बन गया। अगर बात करें, जो ऑस्ट्रिया है वो चाहता था कि जो सर्बिया के लोग हैं वो आज़ाद ना हो और इसको दबाए रखना चाहते थे, लेकिन ये लोग इन शर्तों को नहीं मानना चाह रहे थे, इसी कारण युद्ध हुआ, जिसके बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे। पांचों पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए, बाल्कन समस्या, यहीं पर समझ लेते हैं। यूरोप का बारूद का ढेर, जो बाल्कन है, जो बाल्कन वाले देश है, उसको यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार युद्ध होता ही रहता था। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का वह भाग था जहाँ सर्बिया, बोस्निया, बुल्गारिया, ग्रीस और अन्य छोटे छोटे राष्ट्र स्थित थे। इसको बोला जाता है बाल्कन क्षेत्र, जहाँ पर छोटे छोटे देश क्या वहाँ पर स्थित हैं और लगातार वो आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, कि अपना देश बनाने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। पहले यह क्षेत्र उस्मानी मतलब ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। ओटोमन मतलब तुर्क, ठीक है, उस्मानी साम्राज्य, माफ कीजिए। लेकिन उसके कमजोर होने पर यहाँ के लोग स्वतंत्र होना चाहते थे। जब वो कमजोर हो गया तो यहाँ पर जो बाल्कन क्षेत्र है, वहाँ पर जो देश थे वो चाहते थे कि हम अब स्वतंत्र रहे। सर्बिया सभी स्लाव जातियों को मिलाकर एक बड़ा राष्ट्र बनाना चाहता था। रूस स्वयं को स्लाव जातियों का संरक्षक मानता था, इसलिए वह सर्बिया का समर्थन करता था। जो रूस है वो चाहता था कि जो सर्बिया के लोग हैं वो ठीक है, देश बनाना चाह रहे तो बनाने दो, क्योंकि रूस जो है वो उसका समर्थन करता था, सर्बिया का समर्थन करता था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं चाहता था कि वो सर्बिया शक्तिशाली बने, क्योंकि इससे उसके साम्राज्य को खतरा था। जो ऑस्ट्रिया था वो चाहता था कि जो सर्बिया है वो कभी भी ऊपर ना उठ सके, क्योंकि उससे ऑस्ट्रिया को खतरा था। इस कारण बाल्कन क्षेत्र में लगातार तनाव बना रहा। यही वजह था कि इसलिए इतिहासकारों ने बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा, क्योंकि यहाँ कभी भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती थी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन क्या चाहता है कि हम शामिल हो जाए उसमें, ठीक है, मतलब जो देश नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन वो जो रसिया है वो नहीं चाहता कि वो शामिल हो जाए, क्योंकि अगर नाटो में शामिल होगा तो जितने भी नाटो के देश है वो वहाँ पर जाकर अपना डेरा डाल सकते हैं रूस के सामने, और वो चीज़ वो नहीं चाहता। यही सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा था। जो ऑस्ट्रिया है वो नहीं चाहता था कि जो सर्बिया है वो देश विकास कर जाए। छठा जो कारण था वो था मोरक्को संकट। 1905 और 1911 में अफ्रीका के मोरक्को क्षेत्र को लेकर जर्मनी और फ्रांस के बीच गंभीर विवाद हुआ।
फ्रांस मोरक्को पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, जबकि जर्मनी इसका विरोध कर रहा था। इस विवाद में ब्रिटेन ने फ्रांस का समर्थन किया। ये जो विवाद था दोनों देशों के बीच में, उसमें ब्रिटेन ने फ्रांस का समर्थन कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस एक गुट में था दोनों, ठीक है। यद्यपि उस समय युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और अधिक बढ़ गया। जो अविश्वास है कि ये हम लोग को मारेगा या फिर वो हम लोग को मारेगा, इससे अविश्वास ज़्यादा बढ़ गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यूरोप की बड़ी शक्तियां किसी भी समय युद्ध के रास्ते पर जा सकती है। तो ये हमारा छठा कारण था। सातवां कारण हम देख लेते हैं। जो सातवां कारण वो है फ्रांच फर्डिनेंड की हत्या, जो ऑस्ट्रिया का युवराज था, ठीक है। तत्कालिक कारण यही था उस टाइम में युद्ध शुरू होने का। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांच फर्डिनेंड की हत्या थी। 18 जून 1914 को वे अपनी पत्नी के साथ साराजेवो बोस्निया की यात्रा पर गए थे। वहीं गावरिलो प्रिंसिप नामक एक सर्व राष्ट्रवादी युवक ने, मतलब जो सर्बिया देश का राष्ट्रवादी युवक था, उसने उसकी गोली मार करके क्या हत्या कर दी। जो उस देश का फ्रांच फर्डिनेंड था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो युवराज था, उसकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसी देश का जो लोग था उसने मारा था, तो उसको जिम्मेदार ठहराया। उसे कठोर शर्तों वाला अल्टीमेटम भेजा कि आपने ये सब काम किया है, उसको मारा है, तो आपको ये सब हर्जाना देना पड़ेगा। जब सर्बिया ने सभी शर्तें स्वीकार नहीं की, तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया कि अब तुमको मार सहना पड़ेगा। अब गुटबंदी नीति प्रभावी हुई, क्योंकि गुट में है तो अगर सर्बिया उसको मार रहा है या फिर ऑस्ट्रिया सर्बिया को मार रहा है, तो जो गुट में लोग थे वो उसको मारने आएगा ही, बचाने आएगा ही। रूस सर्बिया के समर्थन में आ गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में उतर गया, फ्रांस के साथ खड़ा हो गया। क्या? तो फ्रांस रूस के साथ खड़ा हो गया। और जब जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर आक्रमण किया, और अब क्या होता है, जर्मनी क्या करता है, बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर आक्रमण करता है, तो ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। तो ब्रिटेन क्या करता है, अब ये भी युद्ध में शामिल हो गया। कुछ ही दिनों में यह संघर्ष पूरे विश्व में फैल गया और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। और इस तरह से जो प्रथम विश्व युद्ध वो शामिल हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कारण था, बहुत सारे कारण थे जो आपने समझ लिया। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुई उसके प्रभाव क्या पड़े, ठीक है। तो जो पहला प्रभाव था वो था जनधन की अभूतपूर्व हानि। बहुत ज़्यादा जनधन की हत्या हुई, या कह सकते हैं हानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें आधुनिक हथियारों जैसे कि मशीन गन का, भारी तोपों का, टैंक का, पनडुब्बियों का और जहरीली गैस का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। इसके कारण लगभग 1 करोड़ सैनिक मारे गए, करोड़ों घायल और विकलांग हुए तथा लाखों नागरिक भी भूख, महामारी और बमबारी के कारण मारे गए। हजारों गांव, शहर, कारखाने, रेलवे लाइनें और कृषि भूमि नष्ट हो गई। इस प्रकार युद्ध ने मानव जीवन और संपत्ति दोनों को भारी क्षति पहुंचाई, क्योंकि जब युद्ध होगा तो जो कृषि भूमि वो भी नष्ट होगा, और जब कृषि भूमि नष्ट होगा तो खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये सब प्रभाव आप ऊपर आगे देखेंगे। अभी दोस्तों इसका परिणाम देखने को मिला वो है 4 बड़े साम्राज्यों का अंत। जो 4 बड़े साम्राज्य थे उस टाइम में यूरोप के, उसका अंत हो गया। इस युद्ध के बाद यूरोप की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। जर्मन साम्राज्य एक साम्राज्य हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य दूसरा हुआ, उस्मानी साम्राज्य जिसको ओटोमन साम्राज्य भी कहा जाता है तीसरा हुआ, और चौथा था रूस का जारशाही साम्राज्य। तो ये चारों का चारों जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। इनके टूटने के बाद पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ठीक है, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। जब ये साम्राज्य टूटा तो इसके साथ साथ कई सारे छोटे छोटे देश भी बने। इससे यूरोप का राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह से बदल गया। तो 4 बड़े साम्राज्यों का ये अंत हो गया, और उसके बाद छोटे छोटे देश वहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं स्वतंत्र राष्ट्र बन करके उभरे हैं। ये परिणाम देखने को मिला जब ये कह सकते युद्ध हुआ। तीसरा जो यहाँ पर परिणाम हम लोग देखते हैं वो है वर्साई की संधि और जर्मनी का अपमान। फिर होता है वर्साई की संधि, जहाँ पर जर्मनी को बुलाया तो जाता है लेकिन उसका अपमान बहुत किया जाता है। 1919 में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। जब ये लोग हार गए थे, मतलब कह सकते कि बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति जो हुआ था उसको हर्जाना देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। जब युद्ध खत्म हुआ 1918 में, तो 1919 में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। इस संधि में जर्मनी को युद्ध का मुख्य दोषी घोषित किया है, क्योंकि जर्मनी के कारण ही कहा जाता है कि युद्ध हुआ था, तो इसको मुख्य दोषी घोषित किया गया। उसे भारी क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया गया, और जर्मनी को कहा गया कि जितना भी युद्ध का खर्चा वो आपको भरना पड़ेगा। उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया गया, नौसेना और वायुसेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा उसके कई उपनिवेश और प्रदेश छीन लिए गए। क्या किया गया, जो उसका सेना था जर्मनी का बहुत ही छोटा कर दिया गया कि आप इतना सेना नहीं रख सकते हैं। जो उसका वायुसेना था, नौसेना था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप 3 से ज़्यादा नौसेना वायुसेना नहीं रख सकते, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो उसके उपनिवेश थे, मतलब जहाँ जहाँ पर उसके कब्जे थे, जिस भी देश पर कब्जा था, उससे वो सारे प्रदेश क्या है छीन लिए गए, ठीक है।
इस अपमान से जर्मन जनता में गहरा असंतोष और बदले की भावना पैदा हुई। आगे चलकर इसी असंतोष का लाभ उठाकर हिटलर सत्ता में आया। अब आगे चल करके आप देखेंगे हिटलर सत्ता में आएगा। हिटलर इतना तानाशाही था कि उसने पूरे यूरोप में तबाही मचा करके रख दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना। तो जब हम आपको जापान का युद्ध पढ़ा रहे थे उस टाइम भी आपको बताए थे कि इससे जो जर्मनी के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे। चौथा जो परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है वो है राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इतना सारा जब कह सकते हैं मारकाट हुआ, इतना ज़्यादा कृषि भूमि का नष्ट हुआ, इतने सारे लोगों का जान गया, मानवाधिकार का हनन हुआ, तो इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई ताकि दोबारा इस तरह का युद्ध ना हो और बातचीत से जो समस्याएं होती है उसका हल किया जा सके। इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। युद्ध की भयावहता को देखकर विश्व के नेताओं ने यह महसूस किया कि भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता है। इसलिए 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों को बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना तथा विश्व में शांति बनाए रखना था। जो संयुक्त राष्ट्र संस्था है इसका ये सारे उद्देश्य थे। यद्यपि राष्ट्र संघ बाद में द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं रहा, ठीक है, फिर भी यह संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना की आधारशिला बना। बाद में ये संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बनाने के लिए कह सकते हैं आधारशिला रखा गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांश देशों ने अपने संसाधनों का बहुत बड़ा भाग युद्ध पर खर्च कर दिया। परिणाम स्वरूप उद्योग धंधे नष्ट हो गए, कृषि उत्पादन घट गया, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई चरम पर पहुंच गई। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों पर भारी विदेशी कर्ज हो गया, ठीक है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो इतनी खराब हो गई कि वहाँ मुद्रा का मूल्य बहुत ही गिर गया और लोगों के लिए भोजन तथा आवश्यक वस्तुएं खरीदना भी कठिन हो गया। मतलब मुद्रास्फीति देखने को यहाँ पर मिला था। बहुत ज़्यादा पैसों का जो कीमत है वो गिर गया था, जैसे कि आज हमारे देश का डॉलर की कीमत में गिर गया। छठा जो यहाँ पर हम लोग परिणाम देखते हुए राजनीतिक परिवर्तन। बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद। युद्ध के बाद कई देशों में राजशाही समाप्त हो गए, जो राजशाही वो समाप्त हो गई। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। दूसरी ओर जर्मनी और इटली में आर्थिक संकट तथा जनता में असंतोष के कारण लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगा। अब क्या है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो अराजकता है वो फैल गया, मतलब आंतरिक कह सकते हैं जो युद्ध होता है वो होने लगा था। इसी वातावरण का लाभ उठाकर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में बेनिटो मुसोलिनी जैसे तानाशाह सत्ता में आए। इस प्रकार युद्ध ने विश्व की राजनीति की दिशा बदल दी। अब ये हिटलर कौन है, बेनिटो मुसोलिनी कौन है, इसके लिए हम डिटेल में आंसर करवा चुके हैं। बहुत जल्द वो वीडियो हम अपलोड करते हैं और इससे पहले कई सारे हम वीडियो कराए जहाँ पर आपको ये सब देखने को भी मिल जाएगा कि ये लोग कौन थे। बाकी सारी चीज़ों को आपको आराम से पता चल जाएगा इटली के और जर्मनी के बारे में, क्योंकि हम डिटेल में आंसर करवा चुके हैं। सातवां नंबर में हम लोग परिणाम देखते हैं रूसी क्रांति को बढ़ावा। रूसी क्रांति को बढ़ावा देता है जो 1917 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस को लगातार सैन्य पराजयों का सामना करना पड़ा। युद्ध के कारण देश में खाद्यान्न की कमी हो गई, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। जनता जार निकोलस द्वितीय की नीतियों से असंतुष्ट हो गई। उस टाइम में जो रूस का राजा था वो था जार निकोलस द्वितीय। इसका नाम निकोलस द्वितीय, लेकिन जार वहाँ के राजा को कहा जाता है, रूसी भाषा में इसको जार कहा जाता है। परिणाम स्वरूप 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति हुई। जारशाही का अंत हो गया और लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। फिर उसके बाद जो यहाँ का कैसे राजा बनता है वो लेनिन बनता है और एक लोकतांत्र देश की तरह ये काम करता है, लोकतंत्र देश की तरह ये काम करने लगता है। इससे विश्व राजनीति में साम्यवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ा। आठवां जो परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है वो है महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है। युद्ध के समय अधिकांश पुरुष सैनिक बनकर मोर्चे पर चले गए, ठीक है। इसलिए कारखानों, अस्पतालों, डाक विभाग, रेलवे तथा सरकारी कार्यालयों में महिलाओं ने काम करना शुरू किया। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बढ़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई देशों में महिलाओं के मतदान को अधिकार दिया गया। इस प्रकार महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गई। अगर जो हम लोग यहाँ पर इसका परिणाम देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसी कारण द्वितीय जो युद्ध हुआ था विश्व युद्ध, उसका पृष्ठभूमि भी यहीं से तैयार होता है। वर्साई की संधि ने जर्मनी को आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर कर दिया था। वर्साई की संधि में इसको तोड़ दिया था जर्मनी को। जर्मन जनता इस संधि का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक मानती थी। इसी असंतोष का लाभ उठाकर हिटलर ने सत्ता प्राप्त की और जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाने तथा खोए हुए क्षेत्रों को वापस लाने का वादा किया। उसकी आक्रामक नीतियों के कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छुपे हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीज है वो वर्साई की संधि में छुपे, क्योंकि एक तरफा यहाँ पर फैसला लिया गया था। मतलब एक तरफी कह सकते हैं कि जर्मनी को सब तरह का दोषी बनाया गया था, तो वहाँ पर असंतोष फैल गया था और जर्मनी का इसी चीज़ का फायदा उठाकर हिटलर वहाँ पर राजा बन गया और वो फिर से वही सारी चीज़ों को दोहराने लगा जो एक टाइम में नेपोलियन दोहरा रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रथम विश्व युद्ध का कारण और परिणाम पता चल गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध किसी एक घटना का परिणाम नहीं था,
बल्कि उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गुटबंदी और बाल्कन क्षेत्र के लंबे तनाव का संयुक्त परिणाम था। फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या केवल वह चिंगारी थी जिसने वर्षों से जमा बारूद पर आग लगा दी। इस युद्ध ने न केवल लाखों लोगों का जीवन नष्ट किया, बल्कि विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा भी बदल दी। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक विश्व इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो आपको लंबा लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन के आंसर को देखा है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि प्लेलिस्ट की तैयारी करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर तैयारी शुरू कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।